लिया था। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल, फिनॉल की केमिकल प्रॉपर्टीज का डिस्कशन करना था कि क्या होता है उसमें। देखिए, जैसे कि हम जानते हैं कि भाई जो फिनॉल है ये है आपका। अब इस फिनॉल के अंदर क्या होगा, इस फिनॉल के अंदर किस किस तरह की पॉसिबिलिटी है। देखिए, इस फिनॉल के अंदर 2-3 तरह की पॉसिबिलिटी है रिएक्शन की। वन पॉसिबिलिटी ये है कि इस फिनॉल में इस बॉन्ड को तोड़कर और रिएक्शंस हों जो कि एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल को रिप्रेजेंट करेंगी। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि ये आपका पूरा की पूरा यहाँ से OH चला जाए और इस OH की जगह पर कुछ और आ जाए, यानी कि ये बॉन्ड टूट जाए। एंड थर्ड पॉसिबिलिटी ये है कि रिंग पर ही रिएक्शन हो, जैसे फिनॉल फिनॉल ही रहे और ये जो रिंग पर ये जो बॉन्ड है H है, H है और H है और H है। देयर आर 3 पॉसिबिलिटीज, या तो ये बॉन्ड टूटे। तो हम सबसे पहले एक एक करके सारी रिएक्शंस की डिस्कशन करेंगे कि कहाँ पर किस तरह की रिएक्शंस की ज़रूरत है, उस चीज़ का हम लोग डिस्कशन करेंगे यहाँ पर बेटा, ठीक है। देखिए, इसमें तो वैसे दिया नहीं था, तो इसमें वैसे दिया नहीं, तो बिल्कुल हम अलग तरीके से करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं रिएक्शंस ड्यू टू OH बॉन्ड। ये जो OH बॉन्ड यहाँ पर है इसकी वजह से रिएक्शंस कौन सी होंगी। सबसे पहले आप याद करिए ज़रा, जो वहाँ पर ROH में रिएक्शन कराते थे हम लोग और NaOH का रिएक्शन कराते थे या Na का रिएक्शन कराते थे, तो एक फिनॉक्साइड आयन बन जाता था, है ना। ये आपका O- और Na+, इस तरीके से ये फिनॉक्साइड आयन बन जाएगा, जो कि इसके एसिडिक नेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है कि कितना खतरनाक एसिडिक। अच्छा, ये इसमें H+ देने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है क्योंकि फिनॉक्साइड आयन बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा एसिडिक है ये फिनॉक्साइड आयन। ये बहुत ज़्यादा एसिडिक है, फिनॉक्साइड आयन देने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा एसिडिक है। यहाँ पर कई बार अगर आप इसको देखिए, अब जैसे ये बेसिक है, अब ये मान लीजिए ये आपका आपने एक ऐसे बेस डाल दिया, अगर आपने बेस भी डाल दिया और बेस डालने के बाद और ये आपका अगर एक सॉल्ट बना लेता है, इट इज़ मेकिंग अ सॉल्ट, तो ये सॉल्ट बना लेता है। ये आपका माइनस है, ये आपका प्लस है, ये आपका प्लस है, ये आपका माइनस है, तो ये आपका प्लस माइनस मिल जाता है, ये आपको मिल जाता है और इस तरह से एक सॉल्ट बन जाता है। ये एक फिनॉक्साइड आयन एक सॉल्ट की तरह ही तो काम कर रहा है। तो इससे क्या रिप्रेजेंट हो रहा है बेटा, इससे रिप्रेजेंट हो रहा है इसका एसिडिक नेचर की, बहुत ही ज़बरदस्त एसिडिक है, ये वाटर से ज़्यादा एसिडिक होता है। तो ये आपका सॉल्ट बना, अब देखिए जैसे कि इससे पहले हमने देखा था कि अल्कोहल के साथ एसिड रिएक्ट कर रहा था या कोई और रिएक्ट कर रहा था, तो हमने वहाँ पे ईस्टरिफिकेशन की रिएक्शंस देखी थी। तो ऐसे ही यहाँ पर भी आपका ईस्टरिफिकेशन हो सकता है और फिनॉल और उसमें बिल्कुल सेम रिएक्शंस थी जो इससे रिलेटेड थी। ऐसे मान लीजिए आपका ये फिनॉल है और ये OH, ये OH बॉन्ड है। अब देखिएगा कौन सा बॉन्ड टूट रहा है, ये मैंने रखता है, तो मैं वही सारी रिएक्शंस आपको पहले बता रहा हूँ जिसमें कि ये वाला बॉन्ड टूट रहा है। और मैंने अगर एक कोई एसिड ले लिया, सपोज करिए कोई एसिड ले लिया, तो ये CH3 है, ये CO है, ये आपका OH है बेटा, ये आपने एसिड ले लिया। तो होता क्या है कि इसमें बेसिकली इसमें जो ये वाला ग्रुप होता है, ये ग्रुप, इसका ये ग्रुप यहाँ से हमें मिलता है क्योंकि ये एसाइल कार्बोकेटाइन बनता है, और ये वाला ग्रुप यहाँ से टूटता है तो ये माइनस और ये प्लस बनता है। तो याद रखिएगा कि आप जब कंबाइन करेंगे और कंबाइन करने के बाद जब इसको इससे जोड़ेंगे और इसको इससे जोड़ेंगे, प्लस को माइनस से जोड़ेंगे, माइनस को प्लस से जोड़ेंगे, ये सब आपकी ट्रिक बताई जा रही है। बाकी कौन सा थोड़ा मैकेनिज्म तो थोड़ा सा उससे चलती भी है, थोड़ा सा अलग भी चल जाती है कभी कभी। तो इस तरीके से आपको क्या मिलेगा, इस तरीके से आपको मिलेगा
ये O माइनस और CO CH3 प्लस और प्लस H और OH मिलाकर H2O। H और OH मिलाकर H2O। इस तरीके से ये स्टेरिफिकेशन है, ये होता है। ये माइनस। अब जैसे मान लीजिए मैं इसकी जगह पर एसिड ना लेकर एसिड क्लोराइड ले लूँ, तो एसिड क्लोराइड से भी तो ये बॉन्ड टूटेगा और ये वाला ग्रुप अलग होगा, तो ये प्लस होगा, C पे प्लस आएगा और इस पर माइनस आएगा। यहाँ से ये बॉन्ड टूटेगा और इस तरीके से ये O माइनस है, O माइनस को प्लस से जोड़ दो, प्लस को माइनस से जोड़ दो, तो देखिए फिर से आपको एक ईस्टर टाइप की चीज़ ही मिलेगी। फिर से आपको एक ईस्टर टाइप की चीज़ मिलेगी, ये ईस्टर मिलेगा इस तरीके से बेटा, यू विल गेट एन ईस्टर। इस तरीके से आप देखिए, इस तरीके से आप वहाँ पर भी ईस्टर ही आपको ऑब्टेन हो रहा है। तो मान लीजिए आप इसकी जगह पर, इस फिनॉल की जगह पर ये आपका फिनॉल है, इस फिनॉल की जगह पर इफ़ यू आर टेकिंग लाइक एसिटिक एनहाइड्राइड, ओके, या कोई भी एनहाइड्राइड आप ले रहे हो, यू आर टेकिंग एनहाइड्राइड, दिस इज योर CH3। तो बेसिकली इसमें होगा क्या, बेसिकली इसमें ये होगा कि ये इस तरीके से जो टूटेगा ना, तो ये वाला पोर्शन माइनस, यहाँ पे माइनस आएगा। और आप सब जानते हो यहाँ से हम हमेशा एसाइल कार्बोकेटाइन को लेने की कोशिश करते हैं, तो हमें C पर प्लस आता है ये, तो इस तरीके से ये बेटा बन जाता है एसाइल कार्बोकेटाइन। ये एसाइल कार्बोकेटाइन बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है, एसाइल कार्बोकेटाइन बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है ना। और इस तरीके से ये आपका दूसरा जो होगा ये बनेगा CH3COO माइनस। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से ये वाला बॉन्ड तो टूटेगा नहीं भाई, ये वाला बॉन्ड क्यों टूटेगा, क्यों नहीं टूटेगा, क्योंकि यहाँ पे तो डबल बॉन्ड करेक्टर है, ये तो आसानी से टूटेगा नहीं, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर जाएगा, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड करेक्टर हो जाएगा इसका। और ये बहुत ज़्यादा एसिडिक है, तो बहुत आसानी से रिएक्शन ये हो सकती है कि यहाँ पर ये प्लस और माइनस में टूट जाए। और जब ये प्लस और माइनस में टूट जाएगा तो आप मुझे बताइए, इस पर माइनस आएगा, इस पर प्लस आएगा। अब बताइए प्लस किससे जुड़ेगा, माइनस से, माइनस किससे जुड़ेगा, प्लस से, कहानी खत्म हो गई। तो बहुत ही आसानी से ये रिएक्शंस आपके सबके सब होती चली जाती हैं। ऑल रिएक्शंस कैन बी डन वेरी इजीली, सारी रिएक्शंस बहुत ही आसानी से होती चली जाती हैं। और इस तरीके से ये आपका फिर से ईस्टर बन जाता है और ये आपका फिर से एसिड बन जाता है, CH3COH। इस तरीके से ये आपका एसिड बन जाता है, CH3COH। तो ये आपका ईस्टर बन गया और ये आपका एसिड बन गया। अब एक बड़ी अच्छी रिएक्शन आपको बताते हैं डाइज़ोमीथेन के साथ। डाइज़ोमीथेन के साथ जो कार्बन चेन को बढ़ा देगा और ईथर को जनरेट कर देगा, वो भी यहीं पर एक रिएक्शन होती है, बहुत ही अच्छी कार्बिन की रिएक्शन होती है। कार्बिन की रिएक्शन का एक डिस्कशन करेंगे हम लोग। जैसे मान लीजिए अगर आपके पास एक फिनॉल है, और याद रखिएगा ये काम डाइज़ोमीथेन बहुत अच्छे से करता है, डाइज़ोमीथेन है, और डाइज़ोमीथेन के साथ आपने ड्राई ईथर ले लिया, ये ड्राई ईथर में आप कराना चाहते हो, तो पता क्या होता है, ये बड़ी अच्छी रिएक्शन है, बहुत ज़बरदस्त करिए, इस रिएक्शन को हम स्टार दे सकते हैं। होता क्या है कि डाइज़ोमीथेन से हमें, ये बेटा फिनॉल बना लो, डाइज़ोमीथेन से हमें कार्बिन मिल जाती है, दिस इज कार्बिन, ये आपकी कार्बिन मिल जाती है। और कार्बिन की वर्किंग आपको मैंने दो बताई थी। एक तो कार्बिन क्या होती है, अगर डबल बॉन्ड पे जाएगी तो वहाँ पे वो ट्रायंगल बना लेगी, साइक्लो बना लेगी, और अगर O और H के बीच में जाएगी तो फिर वहाँ पर दोनों के बीच में बैठ जाती है। ये वर्किंग हमने कार्बिन जब इंटरमीडिएट पढ़ाया था तब आपको ये बातें बताई थी कि कार्बिन कैसे वर्क करती है। देखो जैसे ये फिनॉल है आपका,
दिस इज योर फिनॉल, और इस फिनॉल में ये आपका O आता है, दिस इज योर OH, और ये जो कार्बिन होगी ये इसके बीच में आके बैठ जाएगी। तो जब इसके बीच में आके बैठ जाएगी ना, तो इसकी जो वर्किंग आएगी, दिस इज वेरी सिमिलर, वेरी इजी। ये आपकी ऐसी वर्किंग हो जाती है, और ये आपका O, और देखिए ये वाला जो CH2 आया था ना, वो ये है, इस तरीके से ये OCH2, ये इस तरीके से OCH3 बन जाता है। इसे हम कह सकते हैं एनिसॉल, है ना। अब यही जो कार्बिन आपको यहां से मिली है ना, यही कार्बिन आपकी दूसरे रिएजेंट से भी मिल सकती थी। हम एक और रिएजेंट भी यूज कर सकते थे इसी कार्बिन की रिएक्शन के लिए, और वो कार्बिन की रिएक्शन हो सकती थी आपकी, अगर मैं CH2 का होल ट्वाइस SO4, जैसे Na2SO4 होता है उस टाइप से, और NaOH के साथ ये NaOH ये रिएजेंट यूज करते बेटा, तो इट विल ऑल्सो प्रोवाइड। देखिए ये तो बहुत ही कॉमन है कार्बिन को देने के लिए, ये तो आप समझ लीजिए हमेशा कार्बिन आपको मिल ही जाएगी। और नाइट्रोजन की प्रेजेंस हो ना, तो ट्रिपलेट कार्बिन मिल जाएगी। जैसे यहाँ पे आपके सिंगलेट कार्बिन फिर ट्रिपलेट कार्बिन मिलने के भी चांसेस होते हैं। उसकी वर्किंग क्या होती है वो भी सब बताई गई थी आपको, आप थोड़ा सा वीडियोस में देखेगा। यहाँ से आपको जो मिलेगा वो कार्बिन मिलेगी। कार्बिन का काम क्या होगा? कार्बिन का काम होगा उन दोनों के बीच में बॉन्ड पे जाके बैठ जाना। यहाँ से ये आए और इस जगह पे बैठ गया। इस जगह से बैठने से क्या होगा? इस जगह से बैठने से ये होगा कि ये आपका OCH3 इस तरह की वर्किंग में आ जाएगा। इस तरह से आपका OCH3 की कंडीशन आपकी डेवलप हो जाएगी। ठीक है, देखिए एक यहाँ पर अगर मैं कहूँ कि फिनोलिक टेस्ट के तौर पे एक रिएक्शन जानी जाती है। फिनोलिक टेस्ट, जैसे हमने अल्कोहल के टेस्ट में काफ़ी कुछ डिस्कशन किया, ऐसी फिनोलिक टेस्ट के तौर पर एक रिएक्शन जानी जाती है बेटा। इसमें होता क्या है कि अगर आप फिनॉल को ले लें, वहाँ पे आपने विक्टरमेयर और लिटमस का यूज़ किया, अगर आप यहाँ पे फिनॉल को ले लें और आप यहाँ पर बस एक काम कर दें खाली कि अल्कोहलिक FeCl3 का यूज़ कर ले, और अल्कोहलिक FeCl3 का यूज़ करते ही आपके पास देखिए इस रिएक्शन से यहाँ से ये चीज़ आपकी माइनस और ये प्लस ऐसी होगी, और Fe से आपका Fe क्या बनेगा? Fe+3 बनेगा और 3Cl माइनस बनेगा। तो ये एक कॉम्प्लेक्स बनता है C6H5O माइनस का होल 6 Fe, एंड दिस इज योर ये आपका आ गया, ये इतना आ गया, है ना। तो C6H5 का और ये Fe आपका +3 पे आएगा, तो ऑब्वियसली ये आपका -3 पे आएगा। लेकिन अगर ये आपका +3 से Fe अगर यहाँ पर +3 पे आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? ये तो -3 पे आना चाहिए था। -3 पे आएगा तब जाके कहीं पर ये ब्लू और वायलेट कलर है। कॉम्प्लेक्स के चार्जेस के बारे में हम अभी नहीं सोचेंगे, हम यहाँ पर टेस्ट के बारे में सोच रहे हैं। ब्लू या वायलेट कलर हमें मिलता है, तो क्या हुआ है? क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन बन गया कि अल्कोहलिक FeCl3 के डालने पर अगर फिनॉल होगा उसके अंदर तो ब्लू या वायलेट कलर आपको मिलेगा, बैगनी कलर मिलेगा। तो अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब हमें ये पता चल जाता है कि वहाँ उस टेस्ट ट्यूब में फिनॉल रखा है। तो क्या करेंगे हम? फिनॉल में अल्कोहलिक FeCl3 डालेंगे तो हमें ब्लू या वायलेट कलर का टेस्टिंग, ब्लू या वायलेट कलर मिलेगा। वो कॉम्प्लेक्स की वजह से होता है, कॉम्प्लेक्स में चार्जेस बेटा होते हैं और इस तरीके से बैलेंसिंग आ जाती है। एक क्वेश्चन है जो इसी रिएक्शन पे बेस्ड है और बहुत ही अच्छा मेरे सामने अभी भी आया है। हम लोग एक चीज पढ़ते थे, फ्राइज रीअरेंजमेंट।
एक्चुअली अभी अभी आपने देखा था कि हमने कई बार ईस्टर बनाया। देखिए ईस्टर लगातार हम बना रहे थे, ये तो हमने यहाँ पर ईथर बना लिया, बड़ा बनाया था। यहाँ पे हर रिएक्शन में हमने ईस्टर बनाया, हर रिएक्शन में। जैसे देखिए ये ईस्टर बना OCOCH3, OCOCH3। इससे पहले कि हमने जितने भी CH3COCl यूज़ किया या जो भी यूज़ किया, हर रिएक्शन में हमने ईस्टर बनाया, ईस्टरिफिकेशन ईस्टर बनाया। अब ईस्टर से ही रिलेटेड एक फ्राइज रीअरेंजमेंट है। इसमें क्या होता है बेटा कि एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में हीटिंग विद, अगर आप ईस्टर, जो आपका फिनोलिक ईस्टर है, इसे हम कहते हैं फिनोलिक ईस्टर, फिनोलिक ईस्टर है। फिनोलिक ईस्टर इज हीटेड along anhydrous AlCl3 along anhydrous AlCl3, और अगर anhydrous AlCl3 के along फिनोलिक ईस्टर को करते हैं, देन फ्राइज रीअरेंजमेंट टेक्स प्लेस। इसको कहते हैं, फ्राई करा दो भाई, फ्राइज रीअरेंजमेंट टेक्स प्लेस। देन फ्राइज रीअरेंजमेंट टेक्स प्लेस, तब फ्राइज रीअरेंजमेंट हमारा होता है, फ्राइज रीअरेंजमेंट लिया जाता है। ठीक है, देन फ्राइज रीअरेंजमेंट टेक्स प्लेस। ये क्या होता है फ्राइज रीअरेंजमेंट, चलिए देखते हैं। जैसे ये है आपका, ये फिनॉल है, इसमें ईस्टर ये है आपका OCOCH3, अच्छा, और ये एनहाइड्रस AlCl3 है। क्या करता है ये एनहाइड्रस AlCl3? ल्यूइस एसिड होता है ना। चलिए इसकी मैकेनिज्म थोड़ी सी समझते हैं। बनता तो ये है, यहां से क्या होता है, ये OH, H यहां से निकल जाता है, इसकी जगह पे आ जाता है, और ये COCH3 इस तरीके से बन जाता है। और एक पॉसिबिलिटी और होती है, ये घूमकर इस तरीके से आपका OH और ये COCH3। अब सवाल उठता है कि इसकी मैकेनिज्म क्या होती है और ये कैसे बनता है। देखिए इसकी मैकेनिज्म एक बहुत ही सिंपल सी मैकेनिज्म है। अगर हम देखें ध्यान से, ये आपका H है। अब एनहाइड्रस AlCl3 कौन है? एनहाइड्रस AlCl3 भैया है भूखा। तो भूखा भैया कहाँ जाएगा? भूखा भैया यहाँ आएगा। भूखा भैया यहाँ आएगा तो क्या होगा? भूखा भैया यहाँ आएगा तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके पास चली जाएगी, और इस तरीके से AlCl3 के ऊपर माइनस, उसके ऊपर प्लस आएगा। अब जैसे कि आप जानते हो कि ये प्लस अपने ऊपर बर्दाश्त कर नहीं सकता, और अभी जो नया कमिटमेंट किया इतनी जल्दी तो तोड़ेगा नहीं, तो पुराने कमिटमेंट को तोड़ सकता है, पुराने बॉन्ड को तोड़ेगा। पुराने बॉन्ड को तोड़ेगा यानी कि इससे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को यहाँ से अपनी वापस ले लेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को वापस ले लेगा। तो फाइनली तुम्हारा ये बन क्या जाएगा? फाइनली तुम्हारा ये बन जाएगा ऐसे ऐसे ऐसे, और O पे मतलब वो खत्म हो गया, लेकिन AlCl3 माइनस का बना रहेगा। O का प्लस खत्म होगा ना, खाली वो तो बना रहेगा, AlCl3 तो माइनस का। इससे क्या मतलब है? ये तो अलग चीज़ है। और ये आपका एक एज ए इलेक्ट्रोफाइल आपके पास रहेगा, एज ए इलेक्ट्रोफाइल आपके पास रहेगा। इसका मतलब अब ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए फिजिबल हो गया। अब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराना है तो कहाँ का कराओगे? ऑर्थो पे कराओगे और पैरा पे कराओगे। अब आप बताइए, मुझे ऑलरेडी इतना बड़ा ग्रुप लगा हुआ है, जब ऑलरेडी इतना बड़ा ग्रुप लगा हुआ है तो ऑर्थो पे जाने की पॉसिबिलिटी तो बहुत कम हो जाएगी, लेकिन होगी फिर भी, लेकिन पैरा पे बहुत आसानी से जाएगा, है ना। तो चलिए हम देखते हैं कि अगर ये ऑर्थो से गया तो क्या होगा, और पैरा पे गया तब क्या होगा। ये आपका AlCl3 है,
और ये आपका H यहां से निकला और ये प्लस है। अब यहां से समझो जरा, यहां से इस चीज में हम इसको जब करेंगे तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है, ये एज ए पूरा मैकेनिज्म बताने की थोड़ी जरूरत है, ये एज ए प्लस निकल जाता है और ये आके यहां पर लग जाता है। जब भाई मेरे ऐसा हो जाएगा तो AlCl3 बेचारा माइनस लेकर बेमतलब में परेशान था, AlCl3 बेचारा माइनस लेकर बेमतलब में परेशान था। अब ये क्या होगा, अब यहां पर आपका COCH3 आ जाएगा, COCH3 आ जाएगा। अब देखो H प्लस, अब H प्लस कहाँ जाए, H प्लस कहाँ जाएगा यार, H प्लस अगर इसके पास आएगा तो ये तो भूखा है, इसका तो ये स्यूडो नेगेटिव चार्ज है अभी, तो वैसे तो ये भूखा है, तो ये तो वहाँ जाएगा जहाँ पर भले ही चार्ज ना हो लेकिन अंदर से सॉलिड हो, तो ये कहाँ जाना पसंद करेगा, इसके पास जाना पसंद करेगा। इसकी वजह से ये आएगा आपका इस तरीके से, OH के ऊपर प्लस आ गया। अब देखो इसके ऊपर प्लस आ गया फिर से, और ये AlCl3 है, ये माइनस है, तो ये क्या करेगा, कहेगा भैया अब तुम संभालो इसे, हम चले। तो ये आपका फाइनली यहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आप वापस ले लोगे और फाइनली ये आपका इस तरीके से OH और ये COCH3 बन जाएगा और AlCl3 आपका फिर से अलग हो जाएगा नेक्स्ट मॉलिक्यूल के लिए, है ना। उसका माइनस यहाँ से खत्म हो जाएगा, जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक्स्ट्रा जितनी थी चली गई, ये फिर से भूखा हो गया और नए मॉलिक्यूल को तलाशने लगा। बिल्कुल इसी तरीके से तो ये आपका पैरा भी बनेगा, और पैरा तो और अच्छे से बनेगा क्योंकि वहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस आपको डिस्टर्ब नहीं कर रहा होगा। यहाँ पे एक चीज़ थी जिसने बहुत डिस्टर्ब किया और वो थी स्टेरिक हिंड्रेंस, ये ऑर्थो है, ये पैरा है। तो यहाँ पर पैरा ने ऑर्थो ने बहुत डिस्टर्ब किया क्योंकि वो स्टेरिक हिंड्रेंस वहाँ पे डेवलप हो गया था, इस वजह से ये आपका डेवलपमेंट डिस्टर्ब हुआ था। ठीक है बेटा, तो इस तरह से आपकी ये सारी चीज़ें लगातार डेवलप होती चली जा रही हैं, लगातार बनती चली जा रही हैं।